जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो आज का इस सीरीज में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस जो रेलवे एग्जामों में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, यूथ कंपटीशन का बुक है। इसमें हम लोग भाग वन स्टार्ट किए थे दोस्तों। तो भाग वन का हम लोग भाग वन में है फिजिक्स, तो फिजिक्स का स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग चैप्टर वन कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर टू का लगभग लगभग 90% हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग फोर्स कंप्लीट किए थे। आज हम लोग फोर्स के बाद अगला टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी चैनल का प्ले लिस्ट है दोस्तों। उस प्ले लिस्ट में टोटल यूथ कंपटीशन का जितना भी साइंस का लेक्चर लिए हैं वो सारा सीरीज वाइज में लगाया हुआ है दोस्तों। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और प्ले लिस्ट में सीरीज वाइज से देखिए। देखने से क्या होगा कि आपको चैप्टर वन का यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटीज, फिर चैप्टर टू में आइएगा आप तो वर्क, पावर, एनर्जी, मास, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ, उसके बाद फोर्स आदि सारा जितना भी टॉपिक है उसको हम लोग अच्छा से कवर किए हैं, विथ न्यूमेरिकल के साथ में कवर किए हैं। तो आप सीरीज देखना ना भूलें, सीरीज को अच्छे से देखिए। और जैसे जैसे एक एक लेक्चर करते जाएंगे आप सारा आपका रिवीजन होगा। जो पहली बार कर रहे हैं उसका कंप्लीट भी होगा। तो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ तीनों का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म भरने का डेट नहीं आया लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है कि हाँ एग्जाम होगा और 2024 में फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो अभी से लगिए। और लगने से क्या होगा कि अभी से आप प्रिपरेशन में रहेंगे तो बाद में साइंस में आपको बाहर नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि जितना भी आर रेलवे का एग्जाम होता है उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रोल साइंस का ही होता है। मैथ और रीजनिंग तो सब कोई बना देगा पर साइंस में थोड़ा सा टफ होता है। तो साइंस को ध्यान दीजिए और साइंस को देखते भर में पढ़िए, जहां भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूथ कंपटीशन का बुक भाग वन यानी फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि अभी बोले दोस्तों कि इस बुक का यानी यूथ कंपटीशन के बुक का हम लोग भाग वन स्टार्ट किया। भाग वन में क्या है? भौतिक विज्ञान है, ठीक है, फिजिक्स है। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या किए हैं? फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कंप्लीट किए हैं यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटीज कंप्लीट किए हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। फिजिकल क्वांटिटीज कहने का मतलब भौतिक राशियां, में कहने का मतलब सदिश राशि या दिश राशि के बारे में हम लोग देखे थे। दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए, उसमें हम लोग देखे हैं वर्क, पावर, एनर्जी, मास, न्यूटन्स लॉ, फोर्स। फोर्स तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी जो लीनियर मोमेंटम है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बाकी धीरे 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 हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक छोटा छोटा वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप इस चैनल पर 15-16 लेक्चर हो गया है, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में है। तो प्ले लिस्ट में जाइए और अच्छा से उसको देखिए। और उसको देखने के बाद आप सीरीज कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम साइंस में कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ हमको जानकारी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कल वीडियो कट गया था। उस वीडियो में हम लोग फोर्स का डिफिनेशन ही छोड़ दिए थे और न्यूमेरिकल बताए थे। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको डिफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है। चलिए आज देख लेते हैं, उसको आज कवर कर लेंगे। तो देखिए हम लोग फोर्स फोर्स कहने का मतलब बल, ठीक है। इसका डिफिनेशन कहता है बल वह बाह्य कारक है थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो जा रहा है। देखिए, बल वह भौतिक कारक है, बल वह बाह्य कारक या भौतिक कारक है, बाह्य कारक या भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, यानी कि प्रारंभिक स्थिति कहने का मतलब वह रेस्ट में ही नहीं रहेगा। यानी कि वह वस्तु जो है से सिर्फ रेस्ट में नहीं, वो या तो रेस्ट में या मोशन में, कुछ में भी हो सकता है। ठीक है, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति या अवस्था को परिवर्तन करता है। यानी कि जो अवस्था में है उस अवस्था को परिवर्तन करेगा। यानी कि रेस्ट में है तो मोशन में कर देगा, मोशन में है तो रेस्ट में कर देगा। उसको कहने का मतलब ये है। या उसे करने की चेष्टा भी करता है, कर नहीं पाता है। रेस्ट में है तो वस्तु रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन करने की चेष्टा करता है, उस पर धक्का लगाता है, उस पर कुछ फोर्स लगाता है, उस पर कुछ कार्य करता है, लेकिन कर नहीं पाता है। चेष्टा करने का मतलब यही होता है कि करने की चेष्टा करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। फिर से समझते हैं, कह रहा है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति या अवस्था को परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। ठीक है, अब बल, फोर्स, अब फोर्स का आपको डिफिनेशन पूछेगा कि फोर्स किसको कहते हैं, तो फोर्स किसको कहते हैं? फोर्स
वह कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति या अवस्था को परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे फोर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्स जो है दोस्तों, बल, फोर्स, वो एक सदिश राशि है। क्या है? फोर्स सदिश राशि है। अब आपको लग रहा होगा सर सदिश राशि क्या होता है? तो सदिश राशि कहने का मतलब है दोस्तों, हम जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे तो उसमें हम लोग दो प्रकार के राशि पढ़े थे। फिजिकल क्वांटिटीज में क्या पढ़े थे हम लोग? क्वांटिटीज में दो प्रकार के राशि पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे? एक पढ़े थे सदिश राशि, एक पढ़े थे सदिश राशि, सदिश राशि, और दूसरा पढ़े थे हम लोग अदिश राशि। क्या पढ़े थे? अदिश राशि। ठीक है, अब सदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश राशि किसको कहते हैं? तो सदिश राशि उसको कहते हैं दोस्तों, सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें, सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। क्या हो? जिसमें, जिसमें दिशा, दिशा प्लस परिणाम, परिमाण या परिणाम दोनों हो, उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि। तो फोर्स जो है वो एक सदिश राशि है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि फोर्स कैसा राशि है, तो फोर्स सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा भी होता है, परिणाम भी होता है। ठीक है, यहां तक रहने दीजिए। अब आपसे पूछेगा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों, फोर्स का, बल का, बल का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन। या इसको कह सकते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये जो है फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब द्रव्यमान दे देगा आपको और त्वरण दे देगा, तो कहेगा कि कितना फोर्स लग रहा है वो काउंट कीजिए, या फोर्स दे देगा, त्वरण दे देगा तो मास काउंट करने के लिए यानी द्रव्यमान काउंट करने के लिए बोल देगा आपको। तो आप अच्छा से न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। और कल न्यूमेरिकल इस पे बनाए भी है, बहुत न्यूमेरिकल बनाए हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल बनाए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आराम से देखिए, अच्छा से देखिए। अब देखिए, अब कहता है कि इसका यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट जो है दोस्तों, उस इसका है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। लेकिन न्यूटन के अलावा और कुछ बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन के अलावा इसका एसआई यूनिट दोस्तों केजी का क्या होता है? केजी का एसआई यूनिट क्या है? सॉरी, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या है? केजी। त्वरण का, त्वरण का है इंटू कर देते हैं, त्वरण का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी नहीं पता है तो इससे पहले वाला जो यूनिट पढ़ा है उसमें देखिएगा, यूनिट में हम सब क्लियर किए हैं कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट कैसे आया, केजी, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया। तो इसको न्यूटन को और क्या बोल सकते हैं? न्यूटन को और बोल सकते हैं हम दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग न्यूटन को। यानी कि फोर्स का एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा? उसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो को थोड़ा सा छूट गया था तो उसको कवर कर लिए। अब हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रैखिक संवेग। अच्छा सा स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, फ्रेश टॉपिक। आज का नया टॉपिक रहेगा रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम। क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, संवेग किसको कहते हैं? पहले हम संवेग को समझेंगे। मोमेंटम किसको कहते हैं? मोमेंटम, मोमेंटम जो है दोस्तों, मोमेंटम जो है वो वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। द्रव वस्तु के द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। है तो नाम मोमेंटम, इसको क्या किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, डिफिनेशन हुआ कि वस्तु के द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी के या वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बस, अब इसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल में अच्छा से उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है, यानी कहने का मतलब 355 क्वेश्चन है, यानी कि 354 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अच्छा से देख लिए हैं, उसका सारा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्लियर किए हैं। तो जरूर देखिए। और फिर से बोल रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि देखने से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है 14 केजी द्रव्यमान की, 14 केजी द्रव्यमान
और 28 मीटर पर सेकेंड, कितना 28 मीटर पर सेकेंड की वेग वाले पिंड का संवेग क्या कितना होगा। बस कहानी खत्म कीजिए। जो क्वेश्चन में दिया है उसको करिए गिवन। मास दिया हुआ है, मास कितना है 14 केजी, तो मास कितना है 14 केजी। और क्या दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है कितना 28 मीटर पर सेकेंड, क्या दे दिया है 28 मीटर पर सेकेंड। बस अब संवेग का फॉर्मूला लगाइए आराम से। संवेग यानी कि मास गुने वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग, मास गुने वेलोसिटी। अब मास कितना दिया है दोस्तों 14, वेलोसिटी कितना दिया है 28, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसका यूनिट क्या होगा संवेग का, तो संवेग का यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है केजी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। देखिए तो कौन सा है आंसर, तो यह 392 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 356, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 356, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, अभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 356 का ऑप्शन बी सही है, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट फिर आपको से एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, केजी मीटर पर सेकंड। क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड, कैसे निकला वो भी आप देख लिए। देखिए सब क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या ग्रुप डी में पूछा जाए, या एलपी में पूछा जाए, या फिर और कोई आरपीएफ में पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 357 देखिए, कह रहा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 358 कह रहा है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, यानी देखिए ये पूछा गया 23 तारीख के, ये पूछा गया 26 तारीख के, बस डेट चेंज हुआ लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जो सिलेबस है दोस्तों वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस से हटके कुछ नहीं रहेगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा, बाकी कुछ नहीं चेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 359 देखिए, कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी है और वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकंड है, तो संवेग ज्ञात कीजिए। कहानी खत्म, इतने तक रहने दीजिए। फिर एम क्या कह रहा है, एम दे दिया है आपको दोस्तों 85 केजी, कितना दे दिया है 85 केजी। वेलोसिटी आपको दे दिया है 60 मीटर पर सेकंड, क्या दे दिया है 60 मीटर पर सेकंड। अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी। एम का मान कितना है 85, वेलोसिटी का मान कितना है 60, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो हो जाएगा, 6 25 हाथ में 3, 8 6 48, 48 और 3 48 3 51, यानी कि 5100 केजी मीटर पर सेकंड। कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन बी वाला सही है, 5100 केजी मीटर पर सेकंड। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा, तो बहुत फास्ट आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, और ज्यादा न्यूमेरिकल का ही वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 360 देखिए, फिर से कह रहा है कि m/2 द्रव्यमान, क्या कह रहा है m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, इसका संवेग क्या होगा, संवेग यानी कि p। m का मान दे दिया है दोस्तों आपको m/2, क्या दे दिया है m/2, v का मान दे दिया है 2v। ठीक, अब इसी को पुट करेंगे, m का मान कितना दे दिया है, इसका क्या होता है संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, m का दे दिया है m/2, कहानी खत्म। वेलोसिटी का कितना दे दिया है 2v, ठीक, इसको से इसको काट देंगे, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा mv, यानी कि p इक्वल टू mv। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 361, कह रहा है 361 दोस्तों, संवेग डॉट डॉट डॉट, संवेग क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब देखिए संवेग क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल है। अब कहेगा फोर्स, क्या देखे थे हम लोग फोर्स, तो फोर्स को हम लोग सदिश राशि कहे थे, क्या कहे थे सदिश राशि। क्यों कहे थे सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि परिणाम भी है, इसीलिए हमको सदिश राशि कहते हैं। अब कहेगा कि संवेग है, संवेग, संवेग क्या है, सदिश राशि है क्या दिश राशि है, तो संवेग भी एक प्रकार के सदिश राशि है दोस्तों, क्या है सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि है। इसमें भी दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसमें भी क्या होता है दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसीलिए क्या है संवेग, संवेग भी एक सदिश राशि है, संवेग भी क्या है सदिश राशि है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 362, क्वेश्चन नंबर 362 कह रहा है 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड की वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। कितना कह रहा है 80 केजी, एम का मान कितना दे रहा है दोस्तों, एम का मान दे दिया 80 केजी, भी का मान दे दिया आपको 60 मीटर पर सेकंड। अब पी का मान खोज रहा है, यानी कि संवेग खोज रहा है, तो संवेग वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एम भी। एम का मान कितना दे दिया 80, पी भी का मान दे दिया 60, 8 6 48 और 2 जीरो 48 पर रख देंगे, 48 पर 2 जीरो, यानी कि 4800 केजी मीटर
पर सेकंड कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे मैच कर रहा है, केजी मीटर पर सेकंड 4800, तो 4800 केजी मीटर पर सेकंड यानी कि ऑप्शन बी सही है। बस धड़ाधड़ न्यूमेरिकल बनाना है और बस फॉर्मूला याद कर लेना है कि हाँ यही फॉर्मूला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो रेलवे के एग्जाम में देखिए है 4800 केजी मीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 363 देखिए, कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड की नियत वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। फिर एम दे दिया कितना 50, भी दे दिया कितना 6। अब कह रहा है कि पी का मान निकालिए, तो पी बराबर क्या होता है एम भी। एम का मान कितना है 50, भी का मान 6 यानी कि 6 5 30 और ऊपर से 3 1 0 आओ, यानी कि 300 केजी मीटर पर सेकंड। 300 केजी मीटर पर सेकंड कहाँ पे है, यानी कि फिर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 364 देखिए, कह रहा है एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। एक गतिमान वस्तु का संवेग है कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, यानी कि कौन कौन सा कारक पर निर्भर करता है। चलिए ऑप्शन देखने से पहले हम देखते हैं संवेग किस पर निर्भर करता है, मास और वेलोसिटी पर निर्भर करता है दोस्तों। किस पर निर्भर करेगा, मास और वेलोसिटी पर। और जो मास बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं हम लोग ऑप्शन मारते हैं। कहता है ऑप्शन ए में गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब वस्तु गतिमान हो जाएगा दोस्तों तो उसका मास तो बढ़ेगा नहीं, मास तो कांस्टेंट रहेगा। चलते चलते तो मास बढ़ेगा नहीं, मास कांस्टेंट होगा। तो गतिमान होने पर वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। ये ऑप्शन गलत है। फिर से देखिए अगला ऑप्शन कह रहा है गतिमान वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। एकदम सही बात है। जब वस्तु गति में हो जाएगा तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेग पर निर्भर करेगा। वेग बढ़ाएंगे तो संवेग बढ़ेगा, वेग घटाएंगे तो संवेग घटेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए ऑप्शन सी ही पढ़ लेते हैं। गतिमान वस्तु का संवेग आयतन और वेग पर निर्भर करता है। आयतन का तो नाम निशान नहीं है, आयतन का नाम निशान है, आयतन का कोई नाम निशान नहीं है, बस द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन सी कह रहा है गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। एकदम वस्तु गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है, तो वेग पर नहीं उसको मास पर भी कुछ निर्भर करता है, यानी कि वेग और मास दोनों रहेगा तभी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। क्वेश्चन नंबर 365 देखिए, कह रहा है किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंड के बीच टक्कर होती है तब उसमें, किसी सिस्टम है जैसे मतलब कि सोलर सिस्टम है या फिर और भी कोई सिस्टम है, उसमें अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है, टक्कर होती है तो तब उसमें क्या होती है, तब उसमें देखिए दोस्तों तब उसमें क्या होता है। जब पिंड बीच में टकराती है, अप्रत्यास्थ पिंड, मान के चलिए कि एक पिंड यहाँ है एक पिंड यहाँ है, ये दोनों में टक्कर हुई। ये दोनों में टक्कर क्यों हुई, क्योंकि ये दोनों में पहले क्या था, गतिज ऊर्जा था। क्या हुआ, गतिज ऊर्जा था पहले इसमें। ठीक है, गतिज ऊर्जा के कारण दोनों एक दूसरे से टक्कर में आ गया। क्या हुआ, पहले गतिज ऊर्जा के कारण दोनों एक दूसरे से टक्कर में आ गया। जैसे ही टक्कर में आएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा से, तो आपको पता होगा कि एनर्जी को न नष्ट किया जाता है न आविष्कार किया जाता है, ये जो है एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोग गतिज ऊर्जा का बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब ये गतिज ऊर्जा में था दोस्तों तो टक्कर हो गया, टक्कर होने के बाद दोनों क्या हो गया, एक दूसरे से चिपक गया। अब दोनों का मास ऐड हो गया, अब एक ही वेलोसिटी से चलेगा। तो कहने का मतलब मास ऐड हो गया, वेलोसिटी एक ही से चलेगा, तो यानी कि संवेग हो गया। ये क्या हो गया, संवेग हो गया। तो गतिज ऊर्जा संवेग में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, संवेग में संरक्षित रहता है। अब देखिए इसका ऑप्शन ए पढ़िए, कह रहा है उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। बी में कह रहा है गतिज ऊर्जा परिवर्तित होता है, हो जाती है, परंतु संवेग संरक्षित रहती है। सही बात है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अभी देखें हम लोग ये ऑप्शन क्या कर, बी सही है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगा और संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसका डिस्कशन क्या था दोस्तों, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंड के बीच में टक्कर होती है तो उन पर लगने वाला बल, उनकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। लगने वाला बल के कारण उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, परंतु संवेग जो है इसे संरक्षित रहेगी। संवेग क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 366 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग का गणना किया जा सकता है, यानी कि संवेग निकाला जा सकता है। तो आपको पता है कि संवेग किसके द्वारा निकाला जाएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग।
तो कहाँ पे लिखा हुआ द्रव्यमान गुना वेग, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। ए का मान कितना दे दिया है 50 केजी, भी का मान कितना दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि संवेग क्या होगा, पी इजिकल टू एम भी, पी इजिकल टू एम भी, एम कितना है 50 है, भी कितना है 20 है, यानी कि 20 पचे 100 पर 1 0 1000 केजी मीटर पर सेकंड, 1000 केजी मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 368 देखिए दोस्तों, कह रहा है यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुना कर दी जाए, किसी गतिमान पिंड का चाल दोगुना कर दी जाए तो डॉट 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 हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब इसमें कह रहा है कि गतिमान जो है कोई पिंड है, यानी कि एम द्रव्यमान के पिंड है, वो भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। उसकी पिंड की जो वेग है उसको दोगुना कर देंगे, यानी कि 2 भी कर देंगे, तब उसमें क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है स्थितिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगी, तो वेलोसिटी से स्थितिज ऊर्जा का कोई कनेक्शन नहीं है, कहानी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन ए कट गया। फिर कह रहा है इसका त्वरण दुगुना हो जाएगी, वेलोसिटी दुगुना करने से त्वरण में भी कोई प्रभाव, त्वरण में दूसरा प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना तो त्वरण नहीं होगा। फिर कह रहा है इसका संवेग दुगुना हो जाएगी, तो संवेग दुगुना हो सकती है, कैसे होगी, यानी कि संवेग क्या होगी, पहले वाला वेलोसिटी है वो है एम और भी, यानी कि पहले वाला वेलोसिटी, जैसे ही 2 भी करेंगे तो 2m भी हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो गया संवेग, तो संवेग क्या हो जाएगी दुगुना हो जाएगी, ऑप्शन सी सही है। फिर कह रहा है गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगी, तो गलत बात है, गतिज ऊर्जा 2 गुना नहीं होगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। कैसे होगी 4 गुना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो पता होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। अब भी में अगर जो 1 गुना करेंगे 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगी, यहाँ पे 2 गुना नहीं 4 गुना रहती तो सही हो जाती, ऑप्शन इसका सी सही है कि संवेग 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक टकराव में, एक टकराव में हमेशा डॉट डॉट डॉट, एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है, तो संवेग जो है दोस्तों संवेग संरक्षित रहती है। टकराव जैसे ही किसी पिंड में होता है या किसी वस्तु में होता है, उसका संवेग जो है संरक्षित रहता है। संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत है, कहता है देखिए डिस्कशन कहता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों की किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो इस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। क्या रहता है, कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या रहेगा, बराबर रहेगा। खाली क्यों रहेगा, क्योंकि बाह्य बल कोई नहीं लग रहा है, तब उसका संवेग क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 370 देखिए, कह रहा है 370, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी है, अब बहुत अच्छा से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, पिंड ए है, 2 पिंड है, एक ए और बी, तो ए का द्रव्यमान 2 केजी और बी का द्रव्यमान 3 केजी है, एक दूसरे की ओर 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की वेग से बढ़ रही है, यानी कि एक तो 4 मीटर पर सेकंड ए वाला जो है 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, दो बी वाला 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्य होगा, एक दूसरे से जब टक्कर मारेगी तो प्रत्यास्थ संघट्य क्या होगा, तो अब विपरीत दिशा में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी सही होगा, क्या हो जाएगी, टक्कर होने के बाद विपरीत दिशा में हो जाएगा। कह रहा है संवेग संरक्षण के नियम से पिंड संघट्य के पूर्व संवेग संघट्य के बाद संवेग बराबर होता है, ठीक है। अतः एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्य विपरीत दिशा में हो जाती है। अब प्रत्यास्थ रहेगी तो दूसरा बात है, प्रत्यास्थ रहेगा तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371 देखिए, कह रहा है 371 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु का संवेग डॉट 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 पर निर्भर करती है, तो किसी वस्तु का संवेग और किस पर निर्भर करती है, तो किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 372, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसके गुणनफल के रूप में, द्रव्यमान और वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 373 देखिए, कह रहा है
रैखिक संवेग डॉट 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 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? द्रव्यमान और वेग के बराबर होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 374 कह रहा है दोस्तों, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। आपको क्या दे दिया है? मास दे दिया है कितना? 200 ग्राम। कितना दे दिया है? 200 ग्राम। उसके बाद आपको कुछ नहीं दिया है, वेलोसिटी भी नहीं दिया है या संवेग भी नहीं दिया है। आपको दे दिया है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा दे दिया है 10 जूल। ठीक है, उसके बाद आपको से संवेग खोज रहा है। क्या खोज रहा है? संवेग। संवेग, संवेग क्या होगा? पी का मान खोज रहा है। देखिए दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है। अब जो हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में पहले देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी के बाद फिर संवेग निकाल देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv²। ठीक है, हमको एम दे दिया है, एम को हम केजी के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो केजी करेंगे तो 1000 से भाग देंगे यानी 0.2 केजी होगा। क्या होगा? 0.2 केजी हो जाएगा इसका मान। ठीक है, ग्राम से जब केजी करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 0.2 केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 कितना है? एम का मान कितना है? 0.2। भी को भी रह देंगे v², यहाँ पे बराबर में कर देंगे 10। ठीक है, जैसे ही इसको काटेंगे दोस्तों, इसको बटा में 10 करेंगे तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो इसको यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई होता कितना होगा? 100। 100 इजिकल टू v² यानी v का मान आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया v का मान 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे संवेग। क्या निकालेंगे? संवेग। तो संवेग वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मास गुने वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है? 0.2 केजी। वेलोसिटी कितना दिया? 10। यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2 केजी मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन हो गया। बस थोड़ा सा लंबा है, इसको आप अच्छा से देखिएगा, पिछले वीडियो को देखिएगा तो आपको एकदम सीक्वेंस में समझ में आया कि हाँ ये कहाँ से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 375। क्वेश्चन नंबर 375 कह रहा है, यदि संवेग P, संवेग क्या है? P है, और वेग क्या है? V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए उपर्युक्त सूत्र क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि संवेग P दे दिया है। संवेग क्या दे दिया है? P। वेलोसिटी दे दिया है V। तो द्रव्यमान के लिए कौन सा सूत्र होगा? तो P इज इक्वल टू mv। m इज इक्वल टू क्या होगा? m इधर v इधर आ जाएगा यानी कि P/v। P/v ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। P/v ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 376 देखिए दोस्तों, कह रहा है यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो वेग को जब 2 गुना करते हैं दोस्तों तो यहाँ देखिए संवेग अभी देखे थे कितना गुना हो गया था? तो संवेग हो गया 2 गुना। गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया था दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा हो गया 4 गुना। क्या हो गया? 4 गुना। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? संवेग 2 गुना, गतिज 4 गुना। ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 377। 377 क्वेश्चन नंबर कह रहा है वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए, वेग को दुगुना कर दिया जाए तो अभी देखें हम लोग फिलहाल में देखें, देखिए वो कुछ डेट में पूछा गया, वो किस डेट में पूछा गया, यानी कि सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में दोबारा रिपीट किया जाता है। तो क्या कह रहा है? वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 378 देखिए, कह रहा है 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में निहित संवेग क्या होगा? वस्तु में निहित संवेग क्या होगा? एम का मान दे रखा है आपको 10 केजी, भी का मान दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है पी एम इंटू भी यानी कि 10 गुने 2 यानी कि 20 मीटर, 20 केजी मीटर पर सेकंड, 20 केजी मीटर पर सेकंड यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 379 देखिए दोस्तों, कह रहा है एक हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा दोनों का समान है, एक हल्का पिंड है, एक दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, दोनों का क्या है? गतिज ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी समान है, तो उसका संवेग किसका अधिक होगा? संवेग किसका अधिक होगा? तो अब इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं कि किसका संवेग अधिक होगा। अच्छा से देखिए, मान लेते हैं दोस्तों m1 जो है वो भारी पिंड है और m2 जो है से हल्का पिंड है।
क्या है M2? हल्का पिंड है। ठीक, दो पिंड कह रहा है कि M1 M2 दो पिंड है, एक दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, लेकिन उसका संवेग किसका समान होगा, संवेग किसका ज्यादा या कम होगा, हल्का हल्का वाला के कि भारी वाला के। बस इतना पूछ रहा है, संवेग के बारे में पूछ रहा है। M1 क्या, M1 को मान लिया भारी और M2 को मान लिया हल्का। ठीक है, जब M1 भारी होगा M1, तो M1 तो M2 से बड़ा होगा। ठीक है, M1 को हम लोग M1 को क्या करेंगे, M2 से भाग देंगे। M1 को M2 से भाग देंगे तो जब M1 बड़ा है तो भाग क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा। क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा, बराबर भी नहीं आएगा। बराबर क्यों आएगा, बराबर जब आएगा जब दोनों का मान बराबर रहता तो बराबर आता, लेकिन जब M1 बड़ा है तो एक से बड़ा आएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। कहानी यहीं तक रहने देते हैं। अब कह रहा है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो सेम है, यानी कि बराबर है। ठीक है, जब सेम है दोनों का काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है, mv²। तो m1 का काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे m1v1 का स्क्वायर, और m2 का लिखेंगे 1/2 m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। द्रव्यमान पहले भी नहीं देखेंगे, हल्का भारी नहीं देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसमें हम लोग 1/2 दोनों में दिख रहा है तो इसको काट देंगे, ये कांस्टेंट है। अब बच गया खाली m1v1 का स्क्वायर बराबर m2v2 का स्क्वायर। क्या बच गया, m1v1 का स्क्वायर बराबर m2v2 का स्क्वायर। इसको में हम लोग m से डिवाइड कर देंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 से डिवाइड कर देंगे और m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। इसको क्यों कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, फिर इसमें m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और m2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ई दोनों से क्या हो जाएगा, ई दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, m1² इंटू v1² बटा m1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा m2² इंटू v2² बटा m2। इसको हम लिख सकते हैं m1v1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे बटा में फिर m1 कर देते हैं, बराबर m2v2 का स्क्वायर बटा में m2। ठीक है, अब जैसे ही लिखेंगे इसको तो आपको पता होगा कि ए मास इंटू वेलोसिटी ये होता है संवेग। क्या होता है, संवेग होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P1 जो फर्स्ट वाला है, हल्का वाला, उसको भारी माने थे तो उसको लिखते हैं P1 का स्क्वायर बटा m1 इजिकल टू P2 का स्क्वायर बटा m2। बस यहीं तक आना है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी से कहां तक आ गए, संवेग तक आ गए। ठीक है, अब m1 m2 को कर देते हैं P1, इसको यहां पे लेके चलाइए तो P1² बटा P2² बटा P2²। अब ये वहां जाएगा तो m1² बटा m2²। कहानी खत्म। अब इसका मान देखे थे दोस्तों, क्या देखे थे हम लोग कि ई एक से क्या होगा, बड़ा होगा, एक से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, P1² बटा P2² बड़ा होगा एक से। ठीक है, P1² बटा P2² क्या होगा, एक से बड़ा होगा। इसको लिखिए P1² ग्रेटर देन P2²। कहने का मतलब भारी वाला का संवेग ज्यादा होगा और हल्का वाला का संवेग कम होगा। कहानी खत्म। थोड़ा सा लंबा है, एक बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, थोड़ा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन को 2 बार 3 बार देखने से और अपने से बनाने से ज्यादा समझ में आएगा, तो जरूर बनाइए। क्या कह रहा है, किनमें से सबसे अधिक होगा, किनमें से संवेग अधिक होगा, तो किसका होगा, भारी पिंड का होगा। आ गया समझ में कैसे निकला भारी पिंड का। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब यहां से आ जाता है दोस्तों, अगला टॉपिक आ जाता है। कौन सा टॉपिक है, संवेग संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोल रहे हैं कि आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है,
तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, उसमें तरह तरह का पीडीएफ भेजा जाता है, और वीडियो का भी जो अभी लेक्चर लिए हैं उसको लिंक डाल देंगे, तो आप उसमें देख पाइएगा आसानी से। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।